क्लास लगा रहा हूँ क्लास। क्लास करके बाद में उठा ये ले तो छूट गए थोड़े रह गए ऊपर कपड़े दिन जा क्या बजी की that is solvency ratio, leverage ratio और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। इस रेशियो को कैलकुलेट करने का पर्पस होता है बेटे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को फाइंड आउट करना। लिक्विडिटी रेशियोज इज आल्सो नेम्ड एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। जो फर्स्ट हमने किया बेटे उसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोला जाता था, लेकिन ये हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज है और हेयर सॉल्वेंसी मींस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से है। इन रेशियोज को कैलकुलेट करने का पर्पस इस बात को चेक करना कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने में एलिजिबल है या नहीं है। इसे लीवरेज रेशियो भी बोला जाता है और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। इन रेशियो से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होती है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन में कितना पार्ट इंटरनल फंड्स का है और कितना पार्ट एक्सटर्नल फंड्स का है, या आप ये कह सकते हैं कि कितनी कंट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स फंड की है और कितनी कंट्रीब्यूशन बोरोड फंड्स की है। इसलिए इसे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज भी बोला जाता है। इन रेशियोज के अंदर हम 4 रेशियो कैलकुलेट करते हैं बेटे। These are number 1 debt equity ratio, and debt equity ratio shows the relationship between debt and equity, and formula for the calculation of debt equity ratio is debt upon equity. Here debt means होता है बेटे long term borrowings. Debt stands for long term borrowings or we can say that non current liabilities। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ना कहकर हम यहाँ पर इसे बोल देते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइड बाय इक्विटी। दैट मीन्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। Here equity stands for shareholders fund। ये वेरी फर्स्ट रेशियो जो कैलकुलेट की जाती है सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर, जिसे बोला जाता है डेट रेशियो, एंड द फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी। हियर डेट स्टैंड्स फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड इक्विटी स्टैंड्स फॉर शेयर होल्डर्स फंड। हमें मालूम है बेटे कि जो टोटल डेट होता है, टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज। ये आ चुके हमारे पास फॉर्मूला, पीछे इंफॉर्मेशन आ चुकी है हमारे पास, और नॉन करंट लायबिलिटीज को डेट बोला जाता है। दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल डेट एंड डेट। टोटल डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों के समेशन को कहा जाता है टोटल डेट, जिसमें से जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है उसे बोला जाता है डेट। एंड इक्विटी स्टैंड फॉर शेयर होल्डर्स फंड्स। और आपको अच्छे से मालूम है कि हम शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। आप लोगों ने बैलेंस शीट को अच्छे से किया हुआ है। एंड शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्लूड्स शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। फिर से लिख देता हूं यहाँ पर, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू share capital, equity as well as preference both, plus reserve and surplus।
इसमें एक और भी होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। वो हमने आपको पहले ही कहा था कि जब आप किसी टेक्निक को यूज कर रहे होंगे एनालिसिस की, तो जो हमने सब हेडिंग आपको क्लोज करवाए थे वो आपसे यहाँ पर इवेलुएट नहीं किए जाएंगे, आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस और फिर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, तो अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ कॉल आ गई क्या? अगर आपको क्वेश्चन में बेटे रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है और उसके साइड बाय साइड आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, तो जब आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, दैट मींस इट अंडरस्टूड मींस इट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हाँ, लेकिन जब आपको रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया होगा, आपको दिए होंगे रिजर्व्स और फिर आपको दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, तो फिर आपको दोनों को ऐड करना होगा बिकॉज बोथ आर द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो मींस कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी हेडिंग या सब हेडिंग दिया हुआ है तो आपको उससे आगे कंपोनेंट्स में नहीं जाना। फिर जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स और फिर आपको दिया हुआ है डेटर्स, तो जब आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दे दिया जो कि हमारा एक सब हेड है, तो फिर उससे आगे जो कंपोनेंट है, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बीआर, जब आपको ट्रेड रिसीवेबल दे दिया फिर आपने आगे कंपोनेंट्स में नहीं जाना, आपने डेटर और बीआर को अलग से कंसिडर नहीं करना बिकॉज इट इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बैलेंस शीट को हमेशा माइंड में रखना है, अगर आपको एक हेडिंग दे दे, सब मेन हेड दे देगा तो आपने सब हेड में नहीं जाना फिर, क्योंकि सब हेड इज अ पार्ट ऑफ मेजर हेड, और जब आपको सब हेड दे देगा तो उसके आगे कंपोनेंट्स में नहीं जाना बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ दैट सब हेड। ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि क्या चीज कब लेनी है और कब इग्नोर करनी है। तो ये हमारी वेरी फर्स्ट रेशियो होती है बेटे सॉल्वेंसी रेशियोज के अंडर, जिसे कि डेट इक्विटी रेशियो बोला जाता है। और डेट इक्विटी रेशियो का जो आइडियल है, जो स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है, सेम एज करंट रेशियो, दैट इज 2:1, लेकिन इन दिस केस इट इज मैक्सिमम। करंट रेशियो के केस में मिनिमम था कि जो करंट असेट्स होनी चाहिए वो करंट लायबिलिटीज के एटलीस्ट डबल होनी चाहिए, बट इन द केस ऑफ डेट इक्विटी रेशियो 2:1 is the maximum. That means the debt can be 2 times in comparison to our equity. जितनी मनी ओनर्स अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करता है उससे मैक्सिमम डबल अमाउंट तक का वो लोन इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोन कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है इन द बिजनेस। इफ इट इज मोर देन 2:1 then it will be unsatisfactory, क्योंकि 2:1 मैक्सिमम है। जितना ज्यादा होगी इट मींस होगा कि हम एक्सटर्नल लोन पर, एक्सटर्नल फंड्स पर ज्यादा डिपेंड करते हैं फॉर द वर्किंग ऑफ आवर बिजनेस। और अगर ये 2:1 है तो इसे आइडियल माना जाता है, और अगर ये 2:1 से कम है तो ये सेटिस्फैक्टरी होगा। जितना ज्यादा कम होगा इस बात को शो करेगा कि उतना हम इंडिपेंडेंट रहते हैं इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंस। ठीक है, तो इस तरह से जैसे पहले आप कमेंट कर रहे थे एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कमेंट करने के लिए तो इसके अकॉर्डिंगली आप कमेंट करेंगे। आप पहले बताएंगे कि इन द केस ऑफ डेट इक्विटी रेशियो द आइडियल इज 2:1 and it is maximum. That means the debt of in the business can be 2 times in comparison to its equity. If it is more than 2 times, then it will be unsatisfactory. If it is less than 2 times, then it will be satisfactory. And if it is equal to 2:1, then it is said to be ideal. हाँ जी बेटे, डेट इक्विटी रेशियो के का फॉर्मूला और कंपोनेंट्स मान ली क्लियर है आपको, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज हमें चाहिए, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज को डेट बोला जाता है। और आपको मालूम है नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये केवल 2 हेडिंग हमें चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स, लोन्स वगैरह सब आ जाएगा बेटे, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में अगर आपको दिया होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फ्यूचर तो इसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन माना जाएगा। अदरवाइज कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा आपको क्लियर मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने पता लग जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। तो ये हमारी फर्स्ट रेशियो थी बेटे। नाउ द सेकंड वन इज, इसमें सेकंड रेशियो है
चलने दो। Second one is proprietary ratio. This is the second ratio in the case of solvency ratios. पहले और डेट इक्विटी प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है बेटे, एक फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी। टोटल असेट्स। अच्छा, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। और प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने का पर्पस होता है टू नो अबाउट द ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की टोटल असेट्स में ओनर्स कंट्रीब्यूशन कितनी है, और उससे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है इक्विटी अपॉन टोटल असेट। इक्विटी के बारे में आपको मालूम है, हियर इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और टोटल असेट मींस आपको मालूम है नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। ये हमारी टोटल असेट्स होती हैं एज पर बैलेंस शीट। टोटल असेट्स में दो ही मेजर हेडिंग है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। इक्विटी की अभी हमने बात की है, शेयर होल्डर्स फंड, जिसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अल्टीमेटली वैल्यूज आपको गिवन होंगी, फॉर्मूला आपको क्रैम करना है। एज पर रिक्वायरमेंट आप इक्विटी और टोटल असेट्स फाइंड आउट करेंगे, आउट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन वैल्यू अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब आगे जितने भी रेशियो हैं, बहुत कम रेशियो हैं जिनके बारे में हमें आइडियल मेंशन किया गया। हमारे पास कोई आइडियल नहीं है, हमें अपने अकॉर्डिंगली इस पर कमेंट और कॉम्प्लीमेंट करना है। अब मान लीजिए आपने प्रोप्राइटरी रेशियो जितनी भी आप निकाल लेंगे, आप हमेशा उससे कहेंगे कि अगर देखो मोर देन 50%, प्रोप्राइटरी रेशियो मींस टोटल असेट्स में जो ओनर्स कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि टोटली हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनर कंट्रीब्यूशन ही हो। तो जितनी भी प्रोप्राइटरी रेशियो आएगी आप लिखेंगे इट इज गुड बट नीड्स टू इम्प्रूवमेंट, नीड्स फॉर इम्प्रूवमेंट। मींस जितनी ज्यादा होगी, जितनी आप बेटर कर सकते हैं इसे, जितना इंक्रीज कर सकते हैं इस रेशियो को, उतना ही सेटिस्फैक्टरी माना जाता है ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। 60%, 70%, दैट मींस टोटल असेट्स में जो ओनर्स कंट्रीब्यूशन है वो 60% है, 70% है, 80% है। जब भी आएगा आप हमेशा लिखेंगे इट इज सेटिस्फैक्टरी एंड ट्राई टू इम्प्रूव द रेशियो, इवन इट इज ट्राई टू इम्प्रूव द रेशियो। तो जितना ये मैक्सिमम होगा उतना ही सेटिस्फैक्टरी माना जाएगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेकेंड है प्रोप्राइटरी रेशियो। थर्ड वन इज डेट टू टोटल असेट रेशियो। ये कौन सी है? ये तो पहले सुन रहे हैं। डेट टू टोटल असेट्स या टोटल असेट्स टू डेट बोल देते हैं, एक ही बात है बेटे। और इस रेशियो को कैलकुलेट करने का पर्पस बिजनेस की टोटल कंट्रीब्यूशन में, टोटल असेट्स में एक्सटर्नल की कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना। प्रोप्राइटरी रेशियो में हम इंटरनल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं, मींस ओनर कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और डेट टू टोटल असेट रेशियो में हम एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और फॉर्मूला रहता है बेटे इसमें टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट। टोटल असेट्स सेम हो गया बेटे, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, और डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटीज। डेट हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, हम ये पहले भी बात कर रहे थे डेट इक्विटी रेशियो के केस में। अब देखो फॉर्मूले को याद कैसे रखना है। हमें मालूम है कि क्या है? इस तरह से हिंट से आप याद रख सकते हैं कि फॉर्मूला इक्विटी ओवर टोटल असेट्स एंड टोटल असेट ओवर डेट होता है। हाँ जी बेटे, मान लें 3 रेशियोज में। फर्स्ट डेट इक्विटी रेशियो कंपैरेटिवली सिंपल है। डेट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इक्विटी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आइडियल 2:1 और इस केस में मैक्सिमम है ये। सेकंड प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसे कैलकुलेट करने का पर्पस जो होता है ओनर्स कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना इन द टोटल असेट ऑफ द बिजनेस, फॉर्मूला इक्विटी ओवर टोटल असेट। थर्ड डेट टू टोटल असेट रेशियो, दैट मींस टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल लायबिलिटीज इन द total asset of the
to find out the contribution of external parties in the total asset of the business. और फॉर्मूला हो जाएगा बेटे इसका total assets upon debt. Yes, any query in these formulas बेटे? First three फॉर्मूले में कोई query है? आज का आपका होमवर्क हो जाएगा 27 to 46. वैभव, मृदुल, no query from other side बेटे. Yes. चाहत, no doubt from other side. मैं आपको इसकी पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगा अभी, या मतलब क्लिक करके सेंड कर दूंगा. एक बार तो आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले बेटे ये. इसके अंदर जो फोर्थ रेशियो में कैलकुलेट करनी है, दिस इज द लास्ट वन. फोर्थ रेशियो है इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. फोर्थ है बेटे इसके अंदर now the fourth one is interest coverage ratio. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने का पर्पस होता है बेटे टू नो अबाउट द टू द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, कि जितना हमें फिक्स इंटरेस्ट चार्ज पे करना है उसके कंपैरेटिवली हमारे प्रॉफिट्स की पोजीशन कितनी है. और इस रेशियो में बेसिकली इंटरेस्टेड होते हैं लोन प्रोवाइडर्स, जिसमें बैंक हो सकते हैं, एजुकेशन कह रहा हूँ, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, और पब्लिक हो सकती है इन द केस ऑफ डिवेंचर्स. और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है बेटे वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये अकाउंटिंग एब्रिविएशन है, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं. नेट प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसकी फुल फॉर्म है बेटे डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज. ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट करने का. सबसे पहली बात है इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज की. तो इसके लिए आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि फिक्स इंटरेस्ट चार्ज जो होता है बेटे इट इज ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ये हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के केस में होता है. जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 10% लोन ₹1 लाख, तो 1 लाख का 10% जो है दैट मीन्स ₹10,000. ये हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज है, इसे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज बोला जाएगा. इसी तरह से आपको दिया हुआ है 15% डिवेंचर्स, सपोज ₹2 लाख, 2 लाख का 15% दैट मीन्स ₹30,000. ये हमारा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज होगा. अगर हमें दोनों चीजें गिवन है तो हमारा टोटल फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितना हो गया? ₹40,000 विल बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज. एक होता है बेटे 9% प्रेफरेंस शेयर्स ₹5 लाख. ये शिवांशी बता सकते हैं इस केस में फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा? चाहत 9% preference shares ₹5 lakh. In this case, what will be the amount of fixed interest charge? Dhruv Pruthi, Harsh Rana, 45,000. चाहत 45. ध्रुव का भी, चाहत का भी आंसर आ गया 45,000. रिवांशी सुनाई नहीं दे रहा आपको? Am I not audible? रिवांशी
दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ ऑनलाइन क्लास। ध्रुव प्रोथी, चलिए मान लेते हैं। हाँ जी, आपने बताया नहीं बेटे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितने यहाँ पर? सर वो बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, क्लास लीव हो गई थी, तो मैं एक बार इससे बाद में पूछता हूँ। अच्छा, रिवांशी, वैभव, कितना फिक्स इंटरेस्ट चार्ज है? फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितना है इस केस में? यस, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो ना, इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ जी वैभव। 45,000. Here rupees 45,000 is not a fixed interest charge. ठीक है जी, इसलिए मैंने पूछा आपसे, क्योंकि आपको मालूम है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। आपको मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर्स पर इंटरेस्ट नहीं होता, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये रेट ऑफ डिविडेंड है। तो ये नहीं है कि मैंने पहले 10% कैलकुलेट किया फिर 15%, तो आपने 9% कैलकुलेट करके दिखा दिया। आप ऊपर चेक करिए, मैंने स्पेशल लिखा है कि फिक्स इंटरेस्ट चार्ज जो होता है वो डेट आइटम पर होता है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर होता है। और शेयर होल्डर्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है हमारी, और जो बोरोइंग्स होती हैं उन पर इंटरेस्ट होता है। ये जो परसेंटेज गिवन है, पहले भी बात हो चुकी है, दिस इज द रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये मिस्टेक जनरली होती है क्वेश्चन सोल्व करते समय, इसलिए मैंने आपसे पूछा और मैंने क्रॉस लगाकर लिखा है, इट इज नॉट ए फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। अच्छा, ठीक है, तो ये स्पेशली ध्यान रखना है कि जब आप फिक्स इंटरेस्ट चार्ज देख रहे होंगे तो वो डेट आइटम होनी चाहिए, इक्विटी आइटम पर इंटरेस्ट नहीं होता, वो डिविडेंड होता है बेटे। सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमेशा जो पहले प्रॉफिट्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मींस इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले के प्रॉफिट। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट और टैक्स में से किसकी ट्रीटमेंट दिखानी होती है, बता सकते हैं? प्रॉफिट के बाद सबसे पहले इंटरेस्ट की इंटरेस्ट करेंगे फिर टैक्स। इंटरेस्ट की या टैक्स की? इंटरेस्ट की सर। हाँ जी, वेरी गुड। पहले इंटरेस्ट पे होगा, यस। तो इसमें से पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कौन सी आइटम पर होता है? डेट आइटम पर। इक्विटी आइटम पर इंटरेस्ट नहीं होता। ये वही इंटरेस्ट है जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया, ये 40,000 रुपीज, ये यही इंटरेस्ट होगा यहाँ। तो पहले आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे। जब आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटे ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? NPAI, ये हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट। जब कुछ नहीं कहा जाता तो हमेशा बिफोर एज्यूम किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेट प्रॉफिट, और फिर मैंने कह दिया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि अगर क्लियर नहीं किया हुआ तो बिफोर माना जाएगा। ऐसे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मींस बिफोर टैक्स, क्योंकि मैंने टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये बिफोर टैक्स है। अब आप इसमें से लेस करेंगे टैक्स एट द गिवन रेट, जो भी आपको रेट गिवन होगी। अब जो हमारे पास प्रॉफिट आएंगे दैट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गई बेटे। मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। आप कहेंगे कि सर जब यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया ही हुआ था तो फिर आपने सारा कुछ क्यों बताया हमें? आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में आपको जनरली नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया होगा, और मुझे यहाँ से कैलकुलेशन करनी होगी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। दोनों को ऐड तो जब आप मूवमेंट रखते हैं टॉप टू बॉटम, तो हम सबसे पहले ट्रीटमेंट दिखाते हैं इंटरेस्ट की, फिर ट्रीटमेंट दिखाते हैं टैक्स की। जब आपको ट्रीटमेंट करनी होगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो पहले क्या आएगा? पहले टैक्स आएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा। और आप बिफोर से आफ्टर जाते समय माइनस करते हैं, तो आफ्टर से बिफोर आते समय आपको प्लस करना होगा,
क्योंकि अगर हमें आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ प्रॉफिट और हमें बिफोर कैलकुलेट करना है तो हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि पहले आप टैक्स ऐड करेंगे, वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे, वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जिसे हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। इस केस में जो रेशियो कैलकुलेट की जाती है वो इन टाइम्स कैलकुलेट की जाती है जनरली इन टाइम्स। और इस केस में जो मैं आइडियल दिया हुआ है बेटे, इसका जो आइडियल हमें मेंशन किया हुआ है दैट इज 6 और 7 टाइम्स, और ये मिनिमम है 6 और 7 टाइम्स मिनिमम। दैट मीन्स हमारे जो प्रॉफिट होने चाहिए इट शुड बी 6 और 7 टाइम्स इन कंपैरिजन टू फिक्स इंटरेस्ट लगी चार्ज। गलती से। दैट मीन्स अगर आपको 1 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है देन आवर प्रॉफिट शुड बी एट लीस्ट 6 और 7 रुपीज। If it is more than 6 or 7 times, it means satisfactory. If it is equal to 6 or 7 times, it means ideal. Or if it is less than 6 or 7 times, it means it is unsatisfactory. तो ये फॉर्मूला हमारा बेटे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का, जो कि कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है इस सेकंड रेशियो में। अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो सेकंड रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट है डेट इक्विटी रेशियो और फिर है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 4 रेशियो टोटल हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 2 हमारे इंपॉर्टेंट हैं, 2 नॉर्मल रेशियोज हैं जो कि कभी आ रही हैं कभी नहीं आ रही, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन पुट अप किया जाता है वो या तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर या डेट इक्विटी रेशियो पर। चलिए विदिन 3 to 3 मिनट एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने बात की बेटे सोल्वेंसी रेशियोज की, जिसे लीवरेज रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज भी बोला जाता है, जिससे कैलकुलेट करने का पर्पस किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को फाइंड आउट करना। इसे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली दिस रेशियो शोज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना इंटरनल फंड्स है कितना एक्सटर्नल फंड्स है, ये उसके बारे में हमें डिटेल्स प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या लीवरेज रेशियो भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आप ट्राई करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27 to 46। 4 रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो या डेट टू टोटल एसेट हो गया रेशियो, वो सर, समझा और दें दोबारा लास्ट भाई जी। इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी, डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन टोटल डेट एंड डेट। टोटल डेट मींस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दैट मींस नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटी, और डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटी ओनली। शेयर होल्डर्स फंड मींस इक्विटी कंपोनेंट्स की आपको नॉलेज है, आइडियल 2:1 और ये मैक्सिमम है। प्रोप्राइटरी रेशियो जिसे कैलकुलेट करने का पर्पस टू नो अबाउट द ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। अब क्योंकि ओनर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होना चाहिए, दैट्स व्हाई इक्विटी ओवर टोटल एसेट। इक्विटी के बारे में हमने डेट इक्विटी रेशियो में डिस्कस कर लिया है। टोटल एसेट मींस नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स एज पर द बैलेंस शीट। डेट टू टोटल एसेट रेशियो जिसे कैलकुलेट करने का पर्पस एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना, कि टोटल एसेट्स में एक्सटर्नल का कंट्रीब्यूशन कितना है, और ये कंट्रीब्यूशन जितना कम होगा उतना सेटिस्फैक्टरी होता है, इसलिए फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटीज। लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। इसका आइडियल 6 और 7 टाइम्स जो कि मिनिमम है, दैट मींस हमारे जो प्रॉफिट होने चाहिए इट शुड बी 6 और 7 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द फिक्स इंटरेस्ट चार्ज।